नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी। देखिए, अमूमन जब भी चुनाव आने वाला होता है, उससे पहले पार्टियों में जोड़-तोड़ और मुलाकातों का दौर हमने बहुत देखा होगा। लेकिन क्या कभी ऐसा देखा है कि ऊपर से तो सब कुछ ठीक-ठाक चलने का दावा किया जाए और अंदर ही अंदर पूरी बिसात ही पलट दी जाए? आजकल बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही अजीब-सा सस्पेंस बना हुआ है। बाहर से तो सब शांत दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है जो अच्छे-अच्छे दिग्गजों के सियासी करियर को रीसेट कर सकती है। चर्चा है कि अमित शाह ने एक ऐसी परफेक्ट प्लानिंग की है जिसके बाद कई लोग अपनी ही जमीन बचाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन ये प्लानिंग कितना काम करने वाली है? कहीं ये प्लानिंग उल्टा ना पड़ जाए, नाराज नेताओं की वजह से कहीं बिगड़ ना जाए अमित शाह का पूरा खेल। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि अमित शाह ने बिहार को लेकर जो परफेक्ट प्लान बनाया है, उसमें कई बड़े चेहरों को इस बार जोर का झटका बहुत धीरे से लगने वाला है। तो क्या वाकई दिल्ली इस बार बिहार में सहयोगियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पूरी कमान अपने हाथ में रखने की तैयारी कर चुकी है? देखिए शिवांगी, जो सवाल आपने पूछा है, उस सवाल को इतना आसानी से अगर उसका जवाब मिल जाता तो फिर हमारी ज़रूरत पड़ती क्यों? जी। सीधी-सी बात है कि आप जानती हैं कि युद्ध में ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। बिल्कुल। युद्ध 2 तरह से लड़े जाते हैं, एक व्यवस्था के तरफ से और एक व्यवस्था के खिलाफ। हम्म। यहाँ दोनों तरफ से युद्ध लड़ने वालों की जो स्थिति है, असमंजस में है कि वो व्यवस्था के साथ रह कर के लड़े या व्यवस्था के खिलाफ लड़े। जी। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो 12 साल जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि 12 वर्षों तक एक रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में, जो अब तक नहीं हुआ है, आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ है। हालाँकि मैंने कल भी कहा था कि इस पर अलग से हम एपिसोड ज़रूर करेंगे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने गोटियाँ खेलने शुरू किए हैं, उससे साफ-साफ लगता है कि कोई तो प्लानिंग है, जो बिल्कुल। इस बार 2025 के चुनाव के बाद या इनफैक्ट कहा जाए तो 2024 के चुनाव के बाद जब परिणाम आए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करना शुरू कर चुकी थी। जी। ये प्लानिंग था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे अपराजेय की श्रेणी में आ जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ऐसे ही दौर से गुजर रही थी और वो देश के अधिकांश जगहों पे उसकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी भी अब लगभग उस जगह पर पहुंचना शुरू कर चुकी है और लगभग 2 दर्जन के आसपास राज्यों पर उसकी सरकारें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको कंटिन्यू कैसे रखे। आप जी। ऊंचाई पर तो चले जाते हैं, लेकिन वहां अगर रुकने का नहीं हो तो आप ढलान से सीधे नीचे आते हैं। चढ़ने में आपको बहुत समय लगता है, लेकिन गिरने में सेकंड का सौवा हिस्सा लगता है। भारतीय जनता पार्टी जहां है, उसे टिके रहने के लिए उसको साम दाम दंड भेद मैत्री सब कुछ अपनाना पड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अमित शाह परफेक्ट प्लानर हैं और वो परफेक्ट प्लान बनाते हैं। जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले ही, जो कि आपने खबर भी किया था, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी, 12 साल का जो जश्न मनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें एक भोज दिया गया था, पत्रकारों के साथ बातचीत करके ये जानना चाह रहे थे कि देश में के अलग-अलग राज्यों में किस तरह का लोगों में इम्पैक्ट है और पत्रकार क्या सोचते हैं अपने कलम के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, और बिल्कुल। उनके साथ क्या-क्या बातें की जा सकती हैं, आगे क्या सुधार किया जा सकता है या फिर जो चल रहा है उसे किस तरह से और आगे बेहतर किया जा सकता है। इन सब बातों में कहीं न कहीं एक बात तो साफ नज़र आई कि बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर के जो नमन जी से बातचीत हुई, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि बिहार और बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि बंगाल की विपक्ष की गैर भाजपाई दलों की हार या उसको हम्म। सिर्फ ममता बनर्जी के हार से नहीं जोड़ा जा रहा है, उसे पूरे विपक्ष की हार की तरफ से जोड़ा जा रहा है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। यही कारण है कि सारे विपक्ष को अब यह एहसास हो गया है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एकजुट हमको किसी भी सूरत में होना पड़ेगा, सारे होना पड़ेगा। डिफरेंसेस को भुला करके। जी। और ये शुरुआत बिहार में एक बार फिर से हो चुकी है। हुँ। बिहार में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एनडीए गठबंधन के भीतर, जो मैं शुरू में बता रहा था कि
व्यवस्था के साथ और व्यवस्था के खिलाफ ये असमंजस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर के कई योजनाएं और रणनीति की बात की जा रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को की नाराजगी भी बताई जा रही है। वहीं अगर मौका मिला तो चिराग पासवान भी नहीं चुकेंगे। ये सारी बातें हम लगातार कयासों के बाजार में कर रहे हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 10 सीटों का जो एमएलसी चुनाव बिहार में हो रहा है, उस चुनाव में जिस तरह का सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, उसमें पहले तो आप सीट शेयरिंग के समझौते पर विवाद रहा, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से ओवरलैप एक दूसरे को किया, ये देखने में बड़ा ही अजीबोगरीब लगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों अपने अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि पिछले 20 साल से कंबाइंड एफर्ट था, चाहे वो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या फिर आरजेडी के साथ रहे हों, दोनों ही परिस्थितियों में आंकड़े और जातीय समीकरण बैठाने के लिए आपस में सामंजस्य बिठाया जाता था। लेकिन इस बार जो 9 कैंडिडेट का चयन किया गया है एनडीए के द्वारा, उसमें आपको पता है कि अति पिछड़ा को साधने के लिए दोनों ही खेमे में जबरदस्त होड़ लगी हुई थी। इस रेस में कौन आगे निकला, यहां तक कि आपको पता है कि एक ही प्रजापति समाज से दोनों तरफ से उम्मीदवार देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कहानी कुछ अलग है। इस कहानी में वोट बैंक की राजनीति भी है और कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक में और नंबर जोड़ने की कवायद है। बिहार में कहीं ना कहीं ये किंग मेकर का भी कहानी लग रहा है कि अपने आप को बड़ा दिखाना, ऐसा भी निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ड्राइविंग सीट है, जैसा कि नमन जी ने पूछा भी था अमित शाह से कि आपके हाथ में अब ड्राइविंग सीट है, अब आप क्या करेंगे? क्या बिहार का हिस्सा काट करके बंगाल को दे देंगे, या बिहार से जो वादा किया है आप बिहार को देंगे? रोजगार, नौकरी, उद्योग आखिर बिहार में लगेंगे कैसे? तो सीधी तौर पे बात समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जो काम करना है वो अपने इस ओहदे को, या जो उसको मिला है स्टेयरिंग, जो उसको मुकाम मिला है, जो उच्च शिखर पे बैठी हुई है और बिहार को लीड करना शुरू किया, उसको सीमेंटेड करना। ऐसे में आपको पता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो अति पिछड़ा समाज था, लौकुश था, उसको साधने का, तो लौकुश में तो सेंधमारी सम्राट चौधरी के माध्यम से हो गया, और उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करके, उनकी बात न मान करके, या उन्हें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, उसको लेकर के एक बात तो तय मान के चला जाए कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी अब सम्राट चौधरी को मानने लगी है। यही कारण है कि आप देखिएगा कि एमएलसी के लिए एक भी इस बार उम्मीदवार या एमएलसी एक भी अब कुशवाहा समाज के नहीं रहेंगे। अब ऐसे में एक तो ये हो गया, और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो नाई समाज है उनको प्रतिनिधित्व देना, इसके साथ साथ प्रजापति समाज को देना। बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग के प्रजापति जाति से शीला पंडित को एमएलसी बनाया, तो वहीं अति पिछड़ा वोट को साधने की कोशिश की है। इसके साथ साथ बीजेपी ने किसी कुम्हार को एमएलसी पद की जिम्मेवारी दी है। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि इनका वोट बैंक 1.5% के आसपास है। ये 1.5% वोट छोटे छोटे ब्लॉक्स में भारतीय जनता पार्टी अपने पास जुटा रही है। वहीं इस समाज का प्रतिनिधियों को विभिन्न संगठनों का दावा है कि उनकी वास्तविक जनसंख्या जो है वो 40 लाख से 90 लाख के बीच है, यानी उनका कहना है कि हम 2% से ज्यादा हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह का व्यवहार, चाहे वो नीतीश कुमार हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों को एक साथ सेट करने का मतलब यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल के अपने जो केंद्र में उसकी सत्ता रही है, और इस बीच में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में जब से भाजपा का कमान आया, तब से सबसे चुन चुन के बदला भी ले रही है, सूद समेत ब्याज सहित वसूल भी कर रही है। बिहार में एक बात तो आपको साफ नजर आ गया कि लौकुश समीकरण के दो बड़े नेता नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों अब हाशिए पर हैं। बिहार में अब कोयरी जाति के सम्राट चौधरी का राज शुरू हो चुका है, और हालांकि सम्राट चौधरी कब तक बिहार की सत्ता पर रहेंगे ये अभी भारतीय नेतृत्व ने क्लियर नहीं किया है, और रोज कोई ना कोई कहानी नई गढ़ी जाती है। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर रखा गया है, इससे ये भरोसा जरूर होता है कि अमित शाह की प्लानिंग का हिस्सा कहीं ना कहीं
सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को बैकफुट पे लाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सम्राट चौधरी पर अभी भरोसा किया जा सकता है। दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाना एमएलसी का, ये भी कहानी कहता है कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता के रूप में वो सम्राट चौधरी को रखना चाहते हैं। वही नीतीश कुमार की बात आप समझ ही रही हैं। नीतीश जी कुमार खुद तो हट गए, लेकिन बेटा को भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ने का मौका मिल रहा है, या उस कैलिबर के नहीं है कि वो सब कुछ एक साथ में ग्रैब कर सके। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना काम भी कर रही है, और दूसरा इन दोनों से बदला भी ले रही है। पहला बदला ये आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जितनी बार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उन्होंने बेदखल किया है, अब भारतीय जनता पार्टी उनसे चुन चुन कर बदला ले रही है। यानी कि एक मौका मिला और इस मौके को पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इनके साथ भी वही हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा ने भी, आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, उनसे भी बदला लेने के लिए बहुत लंबे समय से फिराक में थी। 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई इनके द्वारा, अलग से चुनाव लड़े। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा ही मिला, क्योंकि 40 में से 19 सीटें जो है वो 40 में से 39 सीटें वो 2019 में जीती, और 2020 में भी उसने बेहतर प्रदर्शन त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबले में सत्ता तक अपने आप को पहुंचा लिया था। जी लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, और उस मौके को दोनों हाथों से वो कहीं ना कहीं समेट रही है, और नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी हाशिए पर लेके जा रही है। लेकिन बात यह नहीं है, इसके बाद की कहानी और है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से विपक्ष यानी गैर भाजपाई दल हाशिए पर गए हैं, उसके बाद से जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिस तरह से मीटिंग्स चल रहे हैं और इंटरनली लोग फिर से एक बार अपनी गलतियों का सुधार करके एक साथ आने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि जब जब सत्ता में बड़ा कुछ परिवर्तन हुआ है या केंद्र की सत्ता को बेदखल किया गया है किसी दल या किसी गठबंधन को, तो उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ा है। चाहे वो जी यूपीए बना करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना हो, या फिर यूपीए को बाहर करने के लिए एनडीए गठबंधन बनाना हो। ऐसे में जो भीतर ही भीतर चल रहा है, मैंने एक खबर भी किया था जिसमें मैंने बताया था कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ नहीं सकते हैं। हर राज्य में जहां जहां उनकी उपलब्धता थी, जहां जहां उनका प्रभाव था, वहां से वो पीछे खिसक रहे हैं। और इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं कि नीतीश कुमार के कमजोर होने से पूरा विपक्ष कमजोर होगा, और नीतीश कुमार के एनडीए में रहने से भी विपक्ष को काफी कमजोरी मिलती है। 2024 का चुनाव जो लगभग सत्ता से बेदखल करने का प्लान बन चुका था भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार के जाते ही सब कुछ बदल गया। क्योंकि बिहार से ही अगर आंकड़ों को आप देखें बेहतर ढंग से, तो बिहार में जो 30 सीटें हैं एनडीए गठबंधन की, उसमें से 17 सीटें 18 सीट तो सीधे नीतीश कुमार के पास है। यानी 12 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी है, बाकी उसके सहयोगी दलों के पास है। तो ऐसी स्थिति में 70% सीट नीतीश कुमार के ही लोगों के पास, समाजवादी विचारधारा गैर भाजपाई दलों के पास होना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये गैर भाजपाई दल एक बार फिर से नीतीश कुमार और बाकी के लोगों की नाराजगी को समेटने में सफल हो गए और इनको साथ ले आए, तो परिदृश्य बदल सकता है। और कहीं ना कहीं जो प्लानिंग अमित शाह ने बनाई है, बहुत परफेक्ट प्लानिंग है। आगे आने वाले समय में वो सीमेंटेड करना चाहते हैं अपने सत्ता को, तो ऐसे में उखाड़ कबाड़ दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस की बात करें तो वो भी कमर कसने के लिए तैयार हो चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष एकजुट हो जाए, और उसमें गैर भाजपाई दलों को जो एनडीए में भी वर्तमान में है उनको भी जोड़ लिया जाए, तो कोई मुझे आश्चर्य तो नहीं होगा। जी बिल्कुल।
बाबा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई थी सारे विपक्ष को एकजुट करने का, अगर वो लोग उसी प्लानिंग पे काम करते तो आज विपक्ष कहीं ना कहीं काफी मजबूत होता। लेकिन अब विपक्ष कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जल्द ही कुछ काम करना होगा, रणनीति बना के अपने आप को जल्द खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज आगे जा रही है, आगे चल के भी वो बहुत आगे जाएगी और विपक्ष कहीं भी नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शिवांगी। आप 70 के दशक से उठा करके आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा, तो हम्म। जब सत्ता के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन बना है, सारे डिफरेंसेस को भुला करके, तब सत्ता को बेदखल किया गया है। सत्ता जी पर बैठे दल को या गठबंधन को, मैंने पहले भी ये बात बताई है। जी तो जी। ऐसी स्थिति में आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि नीतीश कुमार वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, और अभी तो लालू प्रसाद भी उस स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो निर्णय ले सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और अपने अनुभव का फायदा उस गठबंधन को, जो गठबंधन बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको दे सकते हैं। क्योंकि 2022 में जो इन दोनों ने मिल करके किया था, उसका उदाहरण तो सबके सामने है। किस बिल्कुल। तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रही थी। अभी भी आप देख लीजिए कि भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार में जो बड़ा खुलासा किया जा रहा है, बड़ा एक नेक्सस की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसी का एक पार्ट है। और ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी समझने लगे हैं कि नीतीश जी। कुमार कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार को कि नहीं चल रही है उनके पार्टी में। एक दो दिनों के बाद जो बैठक होनी है, मतलब नेक्स्ट वीक में जो बैठक होनी है जनता दल यूनाइटेड की, उस बैठक से बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। मुझे लगता है कि कोई नया समीकरण जरूर गढ़ा जाएगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो एनडीए के अंदर मचे इस घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ, उसके बाद वो एनडीए में टिक पाएँगे? क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा खेला ना कर दे? या बीजेपी हमेशा की तरह सब कुछ कंट्रोल में कर लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।